हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस करे थे जनरल प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और वहाँ हमने देखा था कि हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन हमने किस किस से करा था। आई होप आपको सब कुछ डिटेल में पता होगा। फर्स्ट हमने करा था हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में हमने एल्कीन और एल्कीन से पढ़ा था और एल्कीन में हमने मार्कोनियॉफ रूल को सीखा था। फर्दर हमने बात करी थी फ्रॉम एल्कोहल और एल्कोहल में हमने देखा था कि PCl5 थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिडीन और जिसको हमने नाम दिया था डार्जेंस रिएक्शन। फिर हमने थायोनिल क्लोराइड से भी PCl5 से देखा था और HX इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 दैट इज ग्रुप्स प्रोसेस। फर्दर हमने बात करी थी बाय द हैलोजन एक्सचेंज मेथड। फर्स्ट पढ़ी थी कोनार्ड फिंकर्ड स्टिल रिएक्शन और सेकंड पढ़ी थी हमने स्वार्ट्स रिएक्शन और लास्ट पढ़ा था हमने बोरोडीन हुंसडीगर रिएक्शन, जब सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ कराते हैं। आज उसी ऑर्डर में हम बात करेंगे कि द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स, कि हेलो एल्केन्स कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं, हमने उसको डिस्कस करना है। तो पहले हम जनरल बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन शो करेगा। तो फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हेलो एल्केन्स पहली रिएक्शन करता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। सेकंड कौन सी करता है, जरा इसको आप चेक करें, एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड करेगा रिडक्शन रिएक्शन। फोर्थ करेगा रिएक्शन विद मेटल और फिफ्थ करेगा रीअरेंजमेंट। रिएक्शन। तो टोटल हमने 5 केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। फर्स्ट हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड एलिमिनेशन, थर्ड रिडक्शन रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन विद मेटल और फिफ्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार इस चार्ट को कॉपी कर लीजिए क्योंकि फिर मुझे रिएक्टेंट लिखने हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, बस पॉज लेके एक बार आप कॉपी कर लिया करो, ठीक है ना, हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हेलो एल्केन्स करेगा तो वो कौन कौन से रिएक्टेंट होंगे जब हेलो एल्केन्स उन रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा। तो मैं आपको रिएक्टेंट लिख देता हूँ। तो फर्स्ट है हमारा, बल्कि इसको आप A पॉइंट डाल लीजिए और इसका फर्दर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। कैसे? KOH एक्वस। सेकेंड हम बात करेंगे R-ONA, बल्कि RONA लिख लीजिए, दैट इज सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना। और हम इसको नेम रिएक्शन में पढ़ते हैं जिसका नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस। थर्ड देखते हैं Ag2O वेट। वेट का मतलब उसमें वाटर मिक्स हुआ होना। थर्ड देखेंगे, फोर्थ KCN। फिफ्थ देखेंगे AgCN। सिक्स देखते हैं हम KNO2। सेवेंथ AgNO2। क्लियर? चलो एट्थ अमोनिया, और हम इसको फर्दर नेम रिएक्शन में काउंट करेंगे जिसका नाम होगा हॉफमैन
अमोनोलाइसिस। ठीक है, चलो 9th, 8th के बाद 9th आप देख रहे हैं कि SH, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम मरकैप्टन। क्लियर, चलो, और लास्ट नहीं है अभी, 10th है आपका सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। इलेवेंथ देखें NaSr, इसको बोलेंगे हम सोडियम एल्काइल मरकैप्टन, नाम याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 12th जो कि लास्ट होगी आपकी NaC+Cr, जो हायर एल्काइन के फॉर्म करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, चलो, तो हमने ये सारी रिएक्शनें डिस्कस करनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। KOH एक्वस, ROANA दैट इज सोडियम एल्कोक्साइड, Ag2 वेट, KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, अमोनिया, KSH सोडियम साल्ट ऑफ फैटी, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम एल्काइल मरकैप्टन और NaC+R। इसको हम बोलते हैं वैसे सोडियम एल्कलेनाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, शायद आपको ध्यान हो, बी पार्ट हम कौन सा पढ़ रहे थे, बताओ बी रिएक्शन कौन सी थी हमारी, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो, और एलिमिनेशन रिएक्शन में केवल हम एक ही रिएक्टेंट पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे हम KOH अल्कोहल ये। ठीक है, चलो, उसके फर्दर हम पढ़ेंगे C, और C रिएक्शन पढ़नी थी हमने रिडक्शन। और हेलो एल्केन का हम रिडक्शन H2 निकिल और ZnCu अल्कोहल के साथ करना है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ऐसा नहीं है अभी आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं कि H2 निकल है, ZnCu अल्कोहल है, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा, SnHCl होगा, बहुत सारे। फर्दर हम हर स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट का अपना वर्क है, जो टॉपिक में आएंगे हम उसको वहीं पर डिस्क्राइब करेंगे। फर्दर आपको आज हेलो एल्केन का जो रिडक्शन करना है वो कैसे करना है, H2 निकल और ZnCu अल्कोहल। चाहे इसको सब पॉइंट में लिख लो 1 और 2। और नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट रिएक्शन है कि रिएक्शन विद मेटल। और रिएक्शन विद मेटल में आपको दो रिएक्शन पढ़नी है। फर्स्ट पढ़नी है सोडियम यानी हेलो एल्केन्स की रिएक्शन सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। और इस रिएक्शन को आप नेम रिएक्शन से जानोगे, इसका नाम है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। और सेकेंड रिएक्शन आप पढ़ोगे मैग्नीशियम के साथ Mg, ठीक है ना। और आप देखें ABCE, और लास्ट है ये, लास्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। चलो, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो आप पढ़ोगे वो आपको पढ़नी है एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। इसका टेम्परेचर होता है 773 केल्विन, ठीक है, नहीं 573।
ठीक है ना। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। फर्दर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे और हर रिएक्टेंट को हम अच्छी तरीके से रिएक्शन करेंगे। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। और डिस्कस करते हैं फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं वो आपको आते होंगे, क्योंकि हम ये सब अच्छी तरीके से क्लास 11th में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। देखो, ज़्यादा मैं ब्रीफली डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। आपको ये आना चाहिए था एक्चुअली। देखो, एक हल्का सा मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ जिससे इन रिएक्शन को करना थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। हमने पढ़े थे क्लास 11th में अटैकिंग रीजेंट, अटैकिंग रीजेंट, और हमने इसको डिस्कस करा था कि अटैकिंग रीजेंट 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, सेकंड हमने क्या पढ़ा था बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना। तो बताओ इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स टू लव, जिसको इलेक्ट्रॉन की क्या हो बताओ, इच्छा हो, जिसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हो। इट मीन्स वो कैसे चार्ज रखेंगे अपने ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। इट इज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। एग्जाम्पल हम पढ़ें तो हम बोल सकते हैं NO2 पॉजिटिव, डेट इज नाइट्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, और क्या हो सकता है बताओ, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बताओ, इन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज आने से इन पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी या एक्सेस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट वही हुए जिन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जैसे AlCl3, BF3, VeCl2, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं, कि द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, क्या केवल पॉजिटिव चार्ज वाले, नहीं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बट वो सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हों। कैसे हों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हों। कैसे हों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हों, ठीक, या तो पॉजिटिव चार्ज वाले या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले। चलो, तो भाई न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप, डेट इज न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव किसको लेने की इच्छा करेगा बताओ, नेगेटिव चार्ज को। तो सीधा सा मीनिंग हो गया कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम पढ़ सकते हैं कि क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो क्या केवल नेगेटिव चार्ज वाले ही न्यूक्लियोफाइल होते हैं, नहीं। जिस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल में न्यूट्रल्स वाले होते हैं, इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल के अंदर भी नेगेटिव चार्ज के रेदर देन न्यूट्रल स्पीसीज भी न्यूक्लियोफाइल हो सकती है। अब जरा आप यहाँ ट्रिक लगाइए, बताओ नेगेटिव चार्ज आया है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करा बताओ, गेन कराए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, एक्सेस। तो ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे अमोनिया, वाटर, अल्कोहल, और भी हो सकते हैं, अमीन, ईथर। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज जिनके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसको ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकता, हम ऑलरेडी क्लास 11th में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक बात और भी कर देता हूँ, शायद आपको यूज़ हो जाए। बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन से होते हैं, लुईस एसिड या लुईस बेस? लुईस एसिड। कौन होते हैं? लुईस एसिड। लुईस एसिड। तो हम एक बात और समझ चुके हैं कि ऑल लुईस एसिड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो किसकी तरह वर्क करते हैं? बताओ, जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो किसकी तरह वर्क करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट की तरह। ठीक है, अभी धोखे से गलत बोल गया था कि जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो सब कौन होते हैं? बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। सेकेंडली बताओ, जिनके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो वो सब क्या होंगे? बताओ, लुईस बेस। कौन होंगे? लुईस बेस। तो बताओ ऑल लुईस बेस कैसे होते हैं? बताओ, न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है क्योंकि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप वैसे तो आपसे ये आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो एक बार आप इसको देख लीजिए क्योंकि मैं इसको रफ करूँगा और मुझे यहाँ पे क्या करना है? बताओ, केमिकल रिएक्शन। तो एक बार आप देख लीजिए। चलो अब फर्स्ट रिएक्शन करेंगे, ज़रा ध्यान से देखें। ये थोड़ा सा ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात आप ध्यान रखें, अगर आपको केमिकल रिएक्शन करना है तो आपको रिएक्टेंट याद होना चाहिए। अगर आपको रिएक्टेंट सारे याद हैं तो केमिकल रिएक्शन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक्चुअली इन केमिकल रिएक्शन का हम बेसिकली यूज़ जो करते हैं वो व्हाट हैपेंस, इंटरकन्वर्जेंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो वहाँ इन सभी केमिकल रिएक्शंस की आपको बहुत ज़रूरत होती है। सेकेंडली, जितनी भी नेम रिएक्शन है, मैं लास्ट लेक्चर भी आपको बोला था कि सारी नेम रिएक्शन आप एक अलग छोटी कोई कॉपी ले लें, उसमें लिख लें, क्योंकि सारी नेम रिएक्शन आपकी एक साथ हो जाती हैं तो आपको एक साथ याद करना उनको क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि हमारे सिलेबस में टोटल नेम रिएक्शंस कितनी है। ठीक है ना? आप एक बार तो नोट पे लिखिए, एक बार इनको अलग से भी लिख लीजिए। देखो 2 आ चुकी हैं और लास्ट लेक्चर हम 4 पढ़ चुके थे। तो फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे, जरा देख लें। अब हम कोई भी हेलो एल्केन्स ले लें। बताओ हेलो एल्केन्स कौन सा होगा? बताओ, या एल्काइल हैलाइड कौन सा होगा? एक एल्काइल ग्रुप हो और एक हेलोजन हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं जो है C2H5Br ले लेता हूं, डेट इज ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर है? चलो अब इसकी रिएक्शन में बताओ किससे करूंगा? KOH से। ये एक्वस KOH है। एक्वस का मतलब क्या है कि ये KOH हमने वाटर में डिसॉल्व करके फॉर्म करा है। अब रिएक्शन में आगे प्रोसीड करूंगा। इसका नाम क्या है? बताओ भाई, इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर? चलो अब जरा ध्यान से देखो, आपको अगर 14 रूल्स याद हैं तो ये नेम केमिकल रिएक्शन करना आपको बहुत इजी हो जाएगा। बताओ कौन सा रूल लगेगा? आप बताइए। केमिकल लब, दैट इज KVR। याद आया ना? चलो, और जो बचा एज इट इज उसको ऐड कर दीजिए। तो क्या बनेगा? C2H5OH प्लस वाटर। बताओ ये क्या बना? इथाइल एल्कोहल। क्लियर? चलो नेक्स्ट, सोडियम एल्कोक्साइड। अब हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले ले। चलो इसको तो हम C2H5Br ही लिखेंगे, डेट इज इथाइल ब्रोमाइड। अब R की जगह हम कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लें। हो सकता है हम C2H5 ले लें, हो सकता है हम CH3 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। चलो मैंने CH3ONA ले लिया। अब इस रिएक्शन को आपको प्रोसीड करना है। बताइए इस नेम रिएक्शन क्या होगा? विलियमसन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। नाम से पूछता है इस रिएक्शन को और इसका यूज है वो क्या है वो हम लोग अभी चेक कर लेंगे। बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है आपका? उन 14 रूल्स में कोई ना कोई एक फार्मूला लग रहा होगा। केमिकल लब NaBr।
अब स्टूडेंट जिसमें केमिकल लब है उनको पास पास लाइए। तो बताओ किसमें, Na में और Br में। तो इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ, किस तरीके से, NaOCH3। अरे भाई इसमें कोई फर्क नहीं है। अब मैं NaCl ऐसे लिखता हूँ, अब मैं Cl Na ऐसे लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर चेंज करके लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो तो बताओ फाइनली केमिकल लब NaBr। आपको जब ध्यान होगा, मैं जब 14 रूल्स पढ़ा रहा था उस समय मैंने कहा था 99% केमिकल लब से रिएक्शन हो जाती हैं। आप अगर इस वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये केमिकल्स लब क्या है, तो आप 14th रूल एक बार जरूर चेक कर लीजिए। 14th रूल आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो ये सारी आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ईजी हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखेंगे तो आपको आई होप बड़ी थोड़ा परेशानी महसूस होगी, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक का जो 14th रूल हैं वो आपको ऑर्गेनिक में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ एक बार आप उसको देख लीजिए। तो देखिए क्या बनने वाला है कि C2H5OCH3 प्लस NaBr। बताओ ये क्या बना, ईथर। एक्चुअली आप लोगों ने भी ईथर पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ईथर यहीं समझ लेते हैं, ROR डैश। क्या मतलब कि जब दो एल्काइल ग्रुप के बीच ऑक्सीजन आ जाए तो उसको हम ईथर बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका एक्चुअली नोमेनक्लेचर तो हम लोग IUPAC में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको ईथर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए कि जब दो एल्काइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईथर कहते हैं। हालांकि ये दो एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। देखिए एक एल्काइल ग्रुप इथाइल है, एक मिथाइल है, आज दोनों चेंज हैं, तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। क्या नाम होगा, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है ना। चलो अभी मैंने इसका कोई IUPAC नाम नहीं लिखा है, वो आपको शायद आता भी होगा। और इसका नोमेनक्लेचर करने में आपको दोनों एल्काइल ग्रुप के नाम पहले लिखने हैं और लास्ट ईथर लिखना है। बस ये ध्यान दिए कि अल्फाबेट पहले कौन सा था और कौन सा बाद में। ई पहले आएगा तो पहले लिख दिया, एम बाद में जाता है तो बाद में लिख दिया। थर्ड देखिए, थर्ड रिएक्शन देखिए, Ag2O वेट। Ag2 वेट का मतलब क्या है कि सिल्वर ऑक्साइड में वाटर मिक्स है, मतलब वाटर में, मतलब आप कहो तो मोल्टन स्टेट है। तो Ag2O वेट का मीन्स गीला है। तो आप एक काम करें, पहले Ag2O की रिएक्शन आप वाटर से करा लो, बहुत आसान है करना। देखिए पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, Ag और OH, बैलेंसी दोनों की OH की -1 होती है, Ag की 1 होती है। देखिए ये आपको आना चाहिए बैलेंसिंग। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको GOC, 14th रूल्स और केमिकल बॉन्डिंग, अगर आपको ये 3 चैप्टर अच्छे तरीके से आते हैं तो ऑर्गेनिक सबसे आसान है। जहां आप ऑर्गेनिक को सबसे टफ समझते हैं वहां ऑर्गेनिक सबसे ईजी होती है और इसको कम समय में ही हम पूरा कर लेते हैं। बट उसके लिए आपको GOC, 14th रूल्स और केमिकल बॉन्डिंग अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो पीछे दौड़ो, पीछे दौड़ो का मतलब चेक करो कि जितना इधर है उतना है या नहीं। देखिए सिल्वर कितना है, 2, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, जिससे OH भी हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिंस जो Ag2O वेट था वो एक्चुअली क्या था, सिल्वर हाइड्रोक्साइड था। अब ये रिएक्शन करेगा किससे बताओ, इथाइल ब्रोमाइड से। तो C2H5Br प्लस देखो AgOH। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 2 है, आपने एक ही लिया है। अरे अब इसका 1 मोल से कर रहा हूं, अगर 2 से करना है तो फर्दर मुझे इथाइल ब्रोमाइड भी कितने लेना होंगे, 2, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बताओ फर्दर केमिकल लब और क्या बन जाएगा, देखिए आप C2H5OH प्लस AgBr, और इस तरीके से एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए क्योंकि रिएक्शन 2 पार्ट्स में हो रही है। क्लियर। चलो 3 हम कर चुके हैं। एक्चुअली अब KCN AgCN इसमें थोड़ा मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा समझाना है
और वो यहाँ इतना स्पेस नहीं है, तो पहले आप इतना ही कॉपी कर लीजिए। फर्दर हम KCN, AgCN, KNO2 और AgNO2 को डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज KCN, फोर्थ रिएक्शन। देखिए C2H5Br प्लस KCN, तो बताओ केमिकल लव होगा और क्या बनेगा बताओ कि C2H5Br, सॉरी KBr एलिमिनेट हो जाएगा और CN प्लस KBr। बताओ क्या बना, इथाइल साइनाइड। नेम लिख देता हूं, इथाइल साइनाइड। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं AgCN के अंदर फिफ्थ रिएक्शन, तो C2H5Br प्लस AgCN और फर्दर AgBr केमिकल लव होगा। और स्टूडेंट्स अब यहाँ आपको समझना है, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ भी साइनाइड बन जाएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ NC आ रहा है प्लस AgBr। बस आपको ये लॉजिक समझना है कि जब हम इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन डेट इज हेलो एल्केन की रिएक्शन KCN के साथ करते हैं तब तो साइनाइड बनना है, बट AgCN के साथ कर रहे हैं तब आइसोसाइनाइड बनना है। इसको बोलते हैं हम इथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये प्रॉब्लम क्या है, तो इसका आप मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, क्या लॉजिक है। देखिए फर्स्ट, जब KCN या NaCN कोई सा भी अगर एल्कलाइन मेटल के साथ साइनाइड है और उसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो आयनाइज हो जाता है। आयनाइज हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड आयोनिक है। कैसा है, आयोनिक कंपाउंड है। क्लियर, चलो अब जरा इस साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब इस साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर देखोगे तो C∧N, कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज और ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए आपको। देखिए 1 2 3 3 2 6 7 8 नाइट्रोजन के कंप्लीट, 1 2 3 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से लिया है, इसलिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो देने वाला भी कौन था, पोटेशियम। अब यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। अब आपको रेजोनेंस आनी चाहिए, और देखिए ये बॉन्ड जब इधर की ओर शिफ्ट होगी तब क्या होगा, रेजोनेंस आपको आनी चाहिए। आप GOC में चेक कर सकते हैं। तो बताओ जब ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगी तो ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्यों, IU इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे इट इज। अब नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आके ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सेंस मैं ये बात कहना चाहता हूं कि साइनाइड के अंदर रेजोनेंस होती है, और रेजोनेंस होने से ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये स्ट्रक्चर सेकंड फॉर्म हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई कि जब हमने KCN की रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ करी है तो साइनाइड तो बनाए, वो क्यों बनाए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दो जो फॉर्म बनती हैं तो ये साइनाइड मतलब CN जो है इस कार्बन की साइड से अटैक करे या नाइट्रोजन के साइड से अटैक करे। क्यों, क्योंकि ये साइनाइड जो है एक न्यूक्लियोफाइल है। कौन है बताओ, एक न्यूक्लियोफाइल है। एक्चुअली हमने अभी सीखा है कि नेगेटिव चार्ज वाले कौन होते हैं बताओ, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। कौन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। अब आप देख रहे हैं कि जो साइनाइड है उसमें रेजोनेंस होने से कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है और नाइट्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब कि जो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है उसमें कितनी अटैकिंग साइड है, दो। क्यों है वो भी, ड्यू टू द रेजोनेंस। ये क्या हो रहा है बताओ, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होने की वजह से साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों साइड से हम अटैक कर सकते हैं, और ऐसे न्यूक्लियोफाइल
जो दो साइड से अटैक कर सकते हैं उनका हम स्पेशल एक नाम देते हैं और उसको हम बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। द न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक बोथ साइड आर नोन एज एम्बीडेंटेड लिगांड। तो बताओ एक साइनाइड कैसा लिगांड है? ये एक एम्बीडेंटेड लिगांड है। चलो बात नंबर 1। बात अब ये है कि इसने वही कार्बन साइड से ही अटैक क्यों करा? अरे भाई, जब मैं बात अभी KCN की कर रहा हूं, AgCN की नहीं, इसको तो मैं बाद में देखूंगा। बताओ जब मैंने KBr बनाया और क्या बना मेरा, बताओ, इथाइल साइनाइड, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कार्बन साइड से अटैक हुआ, नाइट्रोजन साइड से अटैक होता तो आइसोसाइनाइड बनता। तो वही इसमें कार्बन साइड से अटैक क्यों हुआ? तो मैं इसका आपको लॉजिक बता रहा हूं, जरा आप यहां देखिए, यहां समझा देता हूं। देखो अब ये C2H5CN जो बना है, तो इसमें ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड होगा। आप चेक कर लीजिए, ये 5 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 4 5, और यहां ये वाला कार्बन इससे बॉन्डेड होगा और ये ट्रिपल बॉन्ड एंड होगी। अच्छा, तो मैं अगर आइसोसाइनाइड होता तो बताओ ये इस कार्बन की जगह कौन होता? नाइट्रोजन होता। बात क्लियर है ना? चलो उसका भी बना लेते हैं, जगह इतनी अलग कर लेते हैं। अगर मान लो आइसोसाइनाइड बनता तब क्या होता? मान लो अगर आइसोसाइनाइड बन जाता तो कार्बन कार्बन और ये कौन होता? नाइट्रोजन। ये 5 हाइड्रोजन होते और यहां ट्रिपल बॉन्ड ये कार्बन के साथ होता, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। तो आप चेक करिए, यहां कौन सी बॉन्ड आ रही है? कार्बन कार्बन। और यहां कौन सी आ रही है? कार्बन और नाइट्रोजन। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको पिकअप करिए कि भाई अगर हम KCN की रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, बहुत बड़ा लॉजिक है, जरा ध्यान से समझें, तो हमारे पास साइनाइड आयन बनता है और साइनाइड आयन में रेजोनेंस होती है, और रेजोनेंस होने की वजह से कार्बन और नाइट्रोजन हम दोनों साइड से उसमें अटैक कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अब कार्बन साइड से करें या नाइट्रोजन साइड से? तो आंसर तो मुझे मिल ही चुका है कि कार्बन साइड से अटैक हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो सेंस मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्बन कार्बन के बीच बनी बॉन्ड क्या होती है? स्ट्रांग होती है एज कंपेयर्ड एन कार्बन नाइट्रोजन। हम लोग जानते हैं ना कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है और ये बॉन्ड क्या होती है? बड़ी स्ट्रांग होती है। इसलिए नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड ना बनकर वो कार्बन साइड से अटैक करके क्या बना देता है? साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बात नंबर 1। अब प्रॉब्लम ये आती है भाई कि फिर AgCN में ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा क्या हो गया? तो पहले एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। हाँ, चेक करें कि साइनाइड के साथ रिएक्शन करके, AgCN के साथ रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो AgCN होता है ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कोवैलेंट। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, और नहीं हुए हो तो आप स्मार्ट बच्चे हो, और आई होप आप तो स्मार्ट ही हैं। हम लोगों ने क्लास 11th में ही ऑलरेडी डिस्कस कराया, डेट इज फजान रूल। कौन से चैप्टर के अंदर? केमिकल बॉन्डिंग। तो आपको मेरे मुंह से बार बार ये वर्ड मिलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, GOC, फॉर्टेन्स रूल्स, ये आपको करने ही पड़ेंगे। तो हम लोगों ने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर फजान रूल पढ़ा है, और वहाँ हमने सीखा है कि सिल्वर के कंपाउंड कैसे कोवैलेंट करैक्टर के होते हैं। लेकिन स्टूडेंट वो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, काफ़ी लेंथी टॉपिक है। अगर आपको आता है तो अच्छा है, और नहीं आता है तो आप मानो कि ये AgCN कैसा कंपाउंड है? ये कोवैलेंट कंपाउंड है। और जब ये कोवैलेंट कंपाउंड होगा, तो इसको ज़रा कम में कर देता हूँ, जगह ज़्यादा ले रहा है। तो जब कोवैलेंट कंपाउंड होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? AgC ट्रिपल बॉन्ड N। तो आप चेक करिए, यहाँ नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है ना? चलो अब आप जरा ध्यान से देखिए, अब यहां जो CN है वो कार्बन तो पूरी तरीके से बॉन्डेड ही है।
अब तो यहाँ केवल नाइट्रोजन साइड बची है। हमने बताया ना न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज या एटलीस्ट जिस पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब इसको मजबूरन कार्बन नहीं नाइट्रोजन साइड से क्या करना होगा बताओ, अटैक करना होगा। नहीं आ रही बात समझ में भाई, चूंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड होने से कार्बन साइड तो इसकी बॉन्डेड है, फ्री नहीं है। और फ्री नहीं है अगर होती भी तो इस पर कौन सी ना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब कार्बन साइड से तो हम अटैक कर ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होने के लिए या तो नेगेटिव चार्ज हो या एटलीस्ट उस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो वो कौन सी कंडीशन फुल कर रहा है, नाइट्रोजन। अब जब नाइट्रोजन साइड से अटैक होगा तो बताओ क्या बनेगा, NC, डेट इज आइसोसाइनाइड। तो ये एक लॉजिक है, आप इसको ध्यान से समझें। अब वरना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आप इसको लॉजिकली समझें, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है 6 KNO2। तो फर्दर आप एक बार इसको देख लीजिए, मैं इसको रफ कर लेता हूँ, जगह मुझे ज़्यादा ही चाहिए, ठीक है। पॉज ले लीजिए एक, ठीक है, होगा। नेक्स्ट KNO2 देख लीजिए, 6 रिएक्शन है हमारी, 6 रिएक्शन है कि C2H5 Br प्लस KNO2। आपको लग ही रहा होगा कि KBr केमिकल लव, देखो, और NO2 ग्रुप डायरेक्ट जुड़ जाना चाहिए, बट इसमें भी वो नहीं होगा, ये जुड़ेगा ONO। क्या इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख लीजिए, ON डबल बॉन्ड, और इसका नाम होता है इथाइल नाइट्राइट। नाइट्राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एक्सप्लेन करेंगे, जरा दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। अगर हम यहीं पर ये रिएक्शन AgNO2 से करें तो ये AgBr केमिकल लब, और फाइनली हमारा बनेगा C2H5NO2 प्लस AgBr। इसको बोलते हैं हम नाइट्रो इथीन। क्या बोलेंगे हम, नाइट्रो इथीन। तो सेंस यहां आप देखें तो ये भी दो रिएक्शन उसी तरीके से आपको डिस्टर्ब करेंगी जैसे KCN और AgCN ने आपको कराए। तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा कि KNO2 जो होगा वो एक आयोनिक कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड है ये बताओ, आयोनिक कंपाउंड। और जब आयोनिक होगा तो ये पोटेशियम आयन प्लस नाइट्राइट आयन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। अब जो NO2 नेगेटिव डेट इज नाइट्राइट है, अब यहां पर रेजोनेंस होने लगती है। कैसे, पहले तो आप इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में नोट कर लीजिए, O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, ये नेगेटिव चार्ज। क्लियर। चलो देख लीजिए, यहां लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, हर एक के 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी 8 हो गए। अब इसमें रेजोनेंस होगी, जरा आप देख लीजिए। देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये पाई बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो फाइनली स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जरा आप देखिए। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो एक बॉन्ड बनेगी, और जो नेगेटिव चार्ज डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि आईओ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो चुके हैं। तो ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है ना, 1 2 लोन पेयर रह जाएंगे, एक से डबल बॉन्ड बन जाएगी N, और जो एक पाई बॉन्ड थी वो इधर शिफ्ट होगी, तो इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप जरा ध्यान दो, अब स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, ध्यान से देख लो।
आपको स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड में, फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस दिख रहा है? शायद मुझे तो नहीं दिख रहा। ये दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है। देख लीजिए, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, बस लाइक दिस चेंज इस तरीके से हुआ है। ठीक है ना? चलो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे दे, पराठा स्टाइल, जैसे पराठा पलट देते हैं, उस स्टाइल में कर दूं तो दोनों सेम होंगे, हालांकि ये अब भी सेम है। ठीक है ना? चलो, अब मुझे बताओ, अब ONO2 जो नाइट्राइट है, इसमें अगर मैं किस साइड से अटैक करूंगा? भाई न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है ना? चलो, आप सोच रहे होंगे सर लोन पेयर के साइड से भी तो हो जाना चाहिए, तो इधर से कर लो। बट जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। तो हम अगर मान लो स्ट्रक्चर फर्स्ट में या स्ट्रक्चर सेकंड में किसी से भी करें, ये तो बात एक ही है। और ऑक्सीजन साइड से जब अटैक होगा तो क्या बनेगा? ONO। क्यों बनेगा? बिकॉज KNO2 एक आयोनिक कंपाउंड है। क्लियर है ना? चलो, अब बात करते हैं हम काई की, बताओ, AgNO2 की। तो एक बार आप इसको भी जरा कॉपी कर लीजिए, थोड़ी सी मुझे जगह पड़ेगी, जगह बहुत कम हो रही है आजकल। अब जरा देख लीजिए कि जब हम AgNO2 की रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड से कराते हैं तो फिर नाइट्रोइथेन कैसे बनता है? तो बताओ स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस करा था कि सिल्वर के कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवैलेंट। तो AgNO2 कैसा कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड। कैसा है? और कोवैलेंट कंपाउंड है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा कि AgO सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O। तो अब जरा यहां ध्यान दो, अब यहां नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां भाई देखो ऑक्सीजन तो दोनों बॉन्डेड है, अब कौन फ्रीली स्टेट में? बताओ, नाइट्रोजन। तो अब अटैक किधर से होगा? बताओ, नाइट्रोजन साइड से। और जब नाइट्रोजन साइड से अटैक होगा तो नाइट्रोजन साइड से अटैक होगा तो ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा और ये कौन सा ग्रुप बनेगा? नाइट्रो। क्लियर? तो बहुत ध्यान से सुने भाई। अब ऑक्सीजन साइड से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, लोन पेयर नहीं है। बट यहां नाइट्रोजन पर क्या है? बताओ, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और नाइट्रोजन साइड से अटैक होकर ये क्या बना देगा? बताओ, NO2 फॉर्म कर देगा। क्लियर है ना? चलो, अब इसको भी आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं पूरा ही रफ कर लेता हूं। आपने देख लिया होगा, ठीक है? चलो, तो हम यहां तक कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अमोनिया और KSH। नेक्स्ट, अमोनिया। एट्थ रिएक्शन है हमारी अमोनिया। देखिए, C2H5Br प्लस अमोनिया, और अमोनिया को इस तरीके से लिख लीजिए आप। क्लियर? चलो, तो बताओ ये क्या निकलेगा? HBr, और ये क्या बनेगा कि C2H5NH2, ठीक है, प्लस HBr। क्लियर? तो हम यहाँ इथाइल ब्रोमाइड को एक्सिस में लेते हैं। काय में लेते हैं? बताओ, एक्सिस में ले रहे हैं तो बने कंपाउंड की रिएक्शन फर्दर हम कैसे कराएंगे? बताओ, इथाइल ब्रोमाइड से, क्योंकि जिसकी एक्सिस होती है उसकी रिएक्शन हम दोबारा कराते हैं। तो एक्सिस किसकी है? इथाइल ब्रोमाइड की। तो बना कंपाउंड क्या हमारा कि C2H5NH2, और इसकी रिएक्शन हम फर्दर Br.C2H5। देखो मैंने उल्टा क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे केमिकल अब कराना है। कैसे? ये CS2 है ना, तो एक H और एक Br, फर्दर क्या बन जाएगा कि C2H5 का होल ट्वाइस इंटू NH। देखिए, RNH2 डेट ये अमीन बना है, ये सेकेंडरी अमीन बना है, प्लस HBr। देखिए ये अमीन बना है, हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बताओ, ये अभी रिएक्शन और होगी? बिल्कुल होगी।
तो C2H5 का होल ट्वाइस इंटू NH प्लस Br.C2H5। बताओ क्या निकलेगा ये? HBr। फर्दर क्या बनेगा जरा ध्यान दो, C2H5 का होल थ्राइस इंटू NH प्लस HBr। क्लियर? ये टर्सरी अमीन बन चुका है। बताओ क्या अब रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी। आप सोच रहे होंगे सॉरी ये H नहीं आना चाहिए भाई, कि अब हाइड्रोजन तो रहा ही नहीं, अब ये रिएक्शन कैसे होगी? ये बिल्कुल होगी। मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाहता हूँ और वो आप यहाँ थोड़ा एज ए रफ वर्क समझ लीजिए कि देखिए अमोनिया की आप जब भी रिएक्शन कराओगे, जैसे वाटर से कराओगे, तो अमोनिया को किसी भी सब्सटेंस से रिएक्शन करने के लिए दो बातें जरूरी हैं। उसे एक हाइड्रोजन की जरूरत होती है और एक मोनोवेलेंट की जरूरत होती है। क्या बनेगा? NH4OH। अगर अमोनिया की रिएक्शन आप अगर HCl से कराओगे तो एक H जाएगा एक Cl आएगा, डेट इज अमोनियम क्लोराइड। किसी से भी करा लो तो अमोनिया को एक H चाहिए और एक मोनोवेलेंट चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं रफ कर लेता हूं। आप C2H5 को H मान के चलो। क्या मान के चलो? H। ये समझाने वाली बात है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनो कि ये दोबारा रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा कि C2H5 का होल थ्राइस इंटू प्लस Br(C2H5। अब जरा एक मिनट बात सुनो, आप लोग थोड़ी देर के लिए C2H5 को H मानो, तब ये क्या हो जाएगा? अमोनिया। ये क्या हो जाएगा? HBr। और बताओ अभी मैंने अमोनिया से रिएक्शन करने की क्या कंडीशन बताई? उसको एक H चाहिए और एक मोनोवेलेंट चाहिए। क्या बन जाएगा? अमोनियम ब्रोमाइड। अब आप चाहो तो H की जगह C2H5 रख दो, रिएक्शन आपके सामने ही है। समझ में आती है? तो बस चाहो तो इस मेथड से कर लीजिए, वरना मैं आपको बता देता हूं क्या बनेगा कि C2H5 का होल 4 NBr। इसका नाम हो गया टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका? टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्या है बताओ? KSH, रिएक्शन नंबर 9th। क्या होगा कि C2H5Br प्लस KSH। तो सिंपल है ये तो, KBr केमिकल लब, और क्या बन जाएगा ये? C2H5SH, दैट इज एथाइल मरकैप्टन। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, बाकी रिएक्शन बाद में करते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज 10th रिएक्शन। हमारी कौन सी है? 10th रिएक्शन को देखें, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब आप देखिए कि C2H5Br की रिएक्शन मुझे सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड मतलब कोई भी ले लो आप, CH3COOAg। फैटी एसिड किसे कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और सिल्वर का साल्ट चाहिए तो उसके H को Ag से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है ना? जैसे CH3COOH होता, H को हम Ag से रिप्लेस कर देंगे। अब बताओ, मैंने एक आपको रूल भी पढ़ाया था, वी लर्न द पुट द कंपाउंड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या लिखा था कि हमेशा आपको राइट डाउन द फर्स्ट द बिगर कंपाउंड, हमेशा बड़े कंपाउंड को आपको पहले लिखना है। तो आई होप आपको इसको पहले लिखना था, इसको बाद में लिखना था, तो इसको आप दोबारा चेंज कर लीजिए। क्या करेंगे कि CH3COOAg। अब आप लिखोगे C2H5Br, बट मैं Br को इधर लिखूंगा, क्यों? क्योंकि केमिकल लब हो रहा है। तो बताओ ये क्या बनेगा कि CH3COOC2H5 प्लस AgBr। भाई एज इट जो केमिकल लब उसको निकाल के हमने अलग फेंका, एज इट इज ऐड कर दिया। तो देखें तो ये आपके सामने एस्टर बन चुका है
और इसका नाम क्या होगा बताओ, इथाइल एसीटेट। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ तो नहीं है, आपने चार्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमने करनी है सोडियम एल्काइल मरकैप्टन, सॉरी सोडियम एल्काइल मरकैप्टन। तो 11th रिएक्शन होगा कि C2H5Br NaSR, आर की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप रख सकते हो। मैंने सपोज करो CH3 लिख लिया, तो बताओ क्या बनेगा, NaBr। तो C2H5SCH3 ये बनता है थायो ईथर। क्या है इसको बताओ, थायो ईथर। क्लियर। चलो, और नेक्स्ट और जो लास्ट इक्वेशन है इसकी वो आप ध्यान से देख लीजिए, NaC ट्रिपल बॉन्ड R, सोडियम एसिटिलाइड। एक्चुअली ये नेम रिएक्शन, नेम तो नहीं, पर ये केमिकल रिएक्शन एक जगह बड़ी काम आती है। इसको जरा आप ध्यान से देखें, जब सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना हो। कैसे, C2H5Br प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड Cr, R की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे मान लो He लिख लिया, CH3 लिख लिया, C2H5 लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो बताओ यहां से क्या होगा, बताओ NaBr केमिकल लव, तो ये बचेगा C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, ब्यूट, और एक नंबर पर आइन है तो ब्यूटाइन। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये शायद सब केमिकल रिएक्शन समझ में आ चुकी होंगी। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर रोक रहे हैं और हमने इसका केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब आपकी ड्यूटी है एक बार इसको आप अच्छी तरीके से रिएक्शनों को, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनको याद करो और बार बार इसको कॉपी पेन से लिख लिख कर याद करने की कोशिश करें। आप केमिकल रिएक्शन को डायरेक्टली याद नहीं कर सकते, कॉपी पर आपको ये रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।